वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है माइंड मैप के थ्रू। क्या क्या कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, बिहार स्पेशल कंप्लीट है, साइंस का और करंट अफेयर का लेक्चर जो है वो पैरेलल चल रहा है, जिसमें जो है वो बजट का लेक्चर आ गया है, बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार, ये भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेशनल अफेयर्स, यानी कि नेशनल करंट अफेयर को शुरू करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो मैगज़ीन है वो है घटना चक्र की, ठीक है। सबसे बेस्ट माना जाता है बीपीएससी के लिए घटना चक्र का जो ये मैगज़ीन आता है। तो इसी से हम लोग करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या क्या आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग जो है वो 30 पेज के आसपास है, ठीक है। 15 पेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है भैया त्रिपुरा डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट। और एक बात जो है दिमाग में रख लो कि ये तो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट जो है वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। जैसे नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हुआ इस मैगजीन से, तो इससे जितना भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो सवाल बन सकता है वो सारा सवाल को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं थियोरेटिकल पार्ट को, ठीक है। उसके बाद इसका एमसीक्यू भी हम लोग तैयार करके पढ़ लेंगे। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? त्रिपुरा डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट। देखो फुल्ली लिटरेट स्टेट, इसमें 3 स्टेट का नाम दिया हुआ, ठीक है। एक है गोवा, एक है मिजोरम। मिजोरम पहले हुआ था, फिर गोवा, उसके बाद ये 3rd स्टेट कौन बना? त्रिपुरा। अब देखो केरला का एक कहानी है, केरला में 96% लिटरेसी है, ठीक है। इधर सब 98 के आसपास सारा कहानी चल रहा है। आगे चलते हैं। तो इससे क्या सवाल बनेगा? सवाल ये बनेगा कि अभी तक जो है ये तीन स्टेट जो है वो क्या बन गया? फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है गोवा। और तीसरा क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा से तीसरा, गोवा से दूसरा, मिजोरम तीसरा, ये पहला, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यही सवाल बनेगा। उसके बाद इस तरफ अगर बात करें तो भैया प्रायर टू मिजोरम लद्दाख जो है बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी कि नॉन स्टेट, ठीक है, टू डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है। यानी कि यूनियन टेरेटरी में लद्दाख पहले नंबर पे है। उसके बाद है ये इमरजेंसी का कहानी। तो ये कंप्लीटली से ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। क्या सवाल बनेगा कि भैया त्रिपुरा भी जो बना 3rd लिटरेट स्टेट बना है, ठीक है। 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, इससे देखो सवाल बनेगा, ठीक है, कि 50 ईयर्स ऑफ द इमरजेंसी हो गया, 50 साल हो गया इसका, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 इमरजेंसी वाला चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी में। इसको डिटेल में पढ़ना हो जाकर देख सकता है, ठीक है। हर एक चीज़ को देखें हम लोग, ठीक है। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, 42 क्या कहता है, 44 क्या कहता है। इम्पोर्टेंट है ये कि संविधान हत्या दिवस, जो इमरजेंसी के टाइम में संविधान का जो ध्वजा उड़ाया गया था, इन लोगों जैसा मानना है, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो है 25 जून को रखा गया है कि संविधान हत्या दिवस को हम लोग मनाएंगे, ठीक है। जून 25 एज संविधान हत्या दिवस ईच ईयर, हर एक साल मनाया जाएगा। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, जो भी बॉक्स में होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ो। जून 25 को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लो आराम से, बहुत टाइम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की कहानी क्या है? बहुत न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर का। मई 7, 2025 को 9 टेरर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स वेयर टारगेटेड, 9, ठीक है। एक याद रखना है कि 9 को जो है टारगेट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लोकेशन इन पाकिस्तान, पंजाब एंड द रीजन इंडिया कॉल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसको POJK बोलता है इंडिया उसको। ज़्यादा इससे क्या सवाल बनेगा, ठीक है। द अटैक वॉज क्लेम्ड बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, अ ग्रुप लिंक टू लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है। तो इस जो है वो
क्लेम किया गया था अटैक की जो है वो लश्कर तैयबा जो है वो ये अटैक किया था। विंग कमांडर व्योमिक सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, बहुत न्यूज़ में रही कर्नल जो है वो सोफिया कुरैशी, विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लेड द इंडियन गवर्नमेंट ब्रीफिंग अबाउट द ऑपरेशन। 9 लोकेशन था, ये 9 याद रखना, ठीक है। कितना लोकेशन पे किया गया था हमला, तो 9 लोकेशन पे किया गया था। सिंपल सवाल बनेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। लोकेशन टारगेटेड इन द पाकिस्तान एंड POJK। आगे चलते हैं। हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, ये सब चीज़ यूज़ हुआ था उसके बारे में। सुपरसोनिक ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल S-400, देखो S-400 ट्रायम्फ, ठीक है। सुदर्शन चक्र जिसको कहा जाता है, इंडियाज स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस शील्ड को इस्तेमाल किया गया था, ये याद रखना। S-400 ट्रायम्फ को इस्तेमाल किया गया था, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सुदर्शन चक्र इंडियाज स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस शील्ड, तो S-400 एयर डिफेंस शील्ड है हमारा। आगे चलते हैं। सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल, ये देखते हैं। पास्ट मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, बाई इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, क्या क्या और चला है। एक चला था कैक्टस लिली 1971 में, ट्राइडेंट 1971 में चला था। ये सब जो है वो ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो सबसे खतरनाक तो ये है बंदर, ठीक है, ऑपरेशन बंदर। क्या नाम रखा गया, सफ़ेद सागर, विजय, मेघदूत, पाइथन, ये सब ऑपरेशन जो है वो इंडिया के द्वारा किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। पुलवामा वाला अटैक के टाइम में देखो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुलवामा वाला अटैक के टाइम में बंदर था, ठीक है, मिलाने के लिए दे सकता है, एक बार देख लेना आराम से। उसके बाद ये है ऑपरेशन जो, देखो गंगा ऑपरेशन से सवाल पूछा गया ऑलरेडी, दोस्त से भी पूछा गया, तुर्की और ये सीरिया वाला कहानी है, ठीक है। तो तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है, वहाँ अर्थक्वेक होने की वजह से, ये तो काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइट था। गंगा आपको पता है यूक्रेन के लिए चलाया गया था। देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। इवैक्यूएशन ड्यूरिंग तालिबान टेक ओवर, जब कर रहा था तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए चला गया था। सुदर्शन इस समुद्र सेतु मदद, देखो मदद केरला रेस्क्यू ड्यूरिंग फ्लड। और उसके बाद इंसानियत बांग्लादेश ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर द रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए चलाया गया था। इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश के लिए, ठीक है। संकट मोचन, क्या नाम है, संकट मोचन साउथ सूडान के लिए चलाया गया था। इवैक्यूएशन ड्यूरिंग सिविल वार, जब वहाँ हो रहा था तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन को चलाया गया था संकट मोचन। तो ये याद रखना, संकट मोचन साउथ सूडान, इंसानियत बांग्लादेश, मदद केरला, ठीक है। समुद्र सेतु कोविड-19 के टाइम में, ठीक है। उसके बाद देवी शक्ति और ये गंगा यूक्रेन के टाइम में दोस्त, ठीक है। तुर्की सीरिया आपको याद है। आगे चलते हैं। अब ये एक कहानी है सर, इंडिया 5 पॉइंट एक्शन प्लान ऑफ द रिस्पॉन्स टू द अफगानिस्तान पॉइंट इंडस वाटर ट्रीटी वाला, देखो देख लेते हैं। 1960 में जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन किया गया था। इसमें क्या कहानी था भैया कि रवि, ब्यास और सतलुज का जो पानी है, देखो रवि भी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज ऊपर का 3 और नीचे का 3 हो गया कौन, झेलम, ये झेलम चेनाब और इंडस झेलम चेनाब, इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलुज, ठीक है। ये 3 हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, ये नीचे वाला रिवर हो गया, ठीक है। तो रवि ब्यास सतलुज ये नीचे वाला कहानी है, तो ये एलोकेटेड टू इंडिया, इंडिया को एलोकेट हुआ। और ऊपर वाला जो है इंडस झेलम चेनाब, ये किसको लोकेट हुआ, 80% पानी इंडस रिवर का टोटल वाटर फ्लो होगा, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए दिया गया कि ग्रांटिंग एक्सेस टू 80% वाटर आप रखोगे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न रिवर जो था वो इंडस झेलम चेनाब रिजर्व फॉर पाकिस्तान, ग्रांटिंग इट एक्सेस टू नियरली 80% ऑफ द इंडस सिस्टम टोटल वाटर फ्लो। तो सवाल ये बनेगा कि भैया इंडिया का जो 3 रिवर दिया गया था, पाकिस्तान का 3 रिवर दिया गया था, कौन कौन था। तो पाकिस्तान का ऊपर वाला था इंडस
झेलम, चेनाब और इंडिया के नीचे वाला ईस्टर्न रिवर का लो तो रवि, ब्यास और सतलुज। आगे चलते हैं। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, देखो ये द मुसलमान वक्फ रिपील एक्ट भी पास किया गया था। इससे ज़्यादा क्या सवाल बनेगा। जो डोनर है उसको वाकिफ कहते हैं, कुछ खास सवाल इससे बनेगा नहीं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ये देखते हैं। डिजिटल एक्सेस एज ए फंडामेंटल है, देखो 100% सवाल बनना है इससे। भैया ऑप्शन में रहेगा कि फंडामेंटल राइट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिक्लेयर गया है उसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन है, तो 4 ऑप्शन में से एक डिजिटल एक्सेस भी रहेगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी कई बार आ चुका है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी नहीं है ये, ठीक है। पुट्टास्वामी केस, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। कौन सा केस है ये, पुट्टास्वामी केस। देखो पुट्टास्वामी केस था, राइट टू प्राइवेसी आया था उसमें, ठीक है। मेनका गांधी केस में भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया गया था। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर में है, उसी तरीके से डिजिटल एक्सेस को भी फंडामेंटल राइट के अंदर में रखा गया, वो भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में, ये भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। तो आर्टिकल से भी रिलेटेड सवाल बन जाएगा कि डिजिटल एक्सेस जो है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। देखो कोई भी जो नया फंडामेंटल राइट ऐड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आर्टिकल नंबर मैक्सिमम जो है, ऐसा तो नहीं कि सब मैक्सिमम जो है आर्टिकल नंबर 21 में ही ऐड किया जाता है। एक रूल ये समझ लो ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो, मतलब मैक्सिमम चांस हो कि सही हो जाए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 याद रखना है। और डिजिटल एक्सेस अब क्या हो गया भैया, फंडामेंटल राइट हो गया है, क्योंकि अगर डिजिटली नहीं है तो भैया कुछ मिलने का ही नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके बताइए कि गवर्नेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, पढ़ना है तो भैया ऑनलाइन क्लास चल रहा है, डिजिटल एक्सेस चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, सब कुछ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, ठीक है। ये सारा जो है धीरे धीरे जो है मीडिएट कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं अगर मिलेगा तो ये सब चीज़ हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट जो है बना दिया गया है। किसको, डिजिटल एक्सेस को, अंडर आर्टिकल नंबर 21 याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, MCQ सॉल्व करेंगे, सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब केस दिया हुआ है, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, पुट्टास्वामी केस याद रखना। और राइट टू डाई विद डिग्निटी, कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया था ये। कास्ट एनुमरेशन इन अपकमिंग सेंसस में कास्ट को भी काउंट किया जाएगा, ये बात कही गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, देखो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यहाँ से सवाल बनेगा कि किसको किसको जो है वो कौन सा बुक को जो है वो डाला गया। एक तो भगवत गीता को डाला गया, दूसरा भारत नाट्य शास्त्र को डाला गया है। तो 2 है, एक है भगवत गीता और दूसरा है भारत नाट्य शास्त्र को डाला गया किसमें, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। तो वे आर एडेड टू द प्रेस्टिजियस यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है। 2 याद रखना आपको, भगवत गीता और आपको याद रखना है भारत नाट्य शास्त्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी भगवत गीता के बारे में और नाट्य शास्त्र के बारे में इतना डीप नॉलेज लेकर जो है वो एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए, टाइम तो है नहीं। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखो इंडियाज़ हैज़ मेड द 14 सबमिशन टू द रजिस्टर, इंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मिलाकर 14 हो गया, इंक्लूडिंग 2 ज्वाइंट एंट्रीज विद 2 नेशंस। इंडियाज़ एंट्रीज कैन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, फिलोसफिकल वर्क एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ, और क्या क्या है, ऋग्वेदा है, ठीक है, वर्क ऑफ द शैवाइट फिलोसफर्स, ये सारा कहानी जो है इसमें है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ 2025 में। रेखा गुप्ता को जो है वो CM बनाया गया, बीजेपी से है, ठीक है। इसी को जो है वो थप्पड़ मारने का कांड अभी हुआ था, ठीक है। और इससे पहले कौन कौन सी लेडी बन चुकी है वो दिया हुआ ये घटना चक्र में। सुषमा स्वराज पहले बनी थी, उसके बाद शीला दीक्षित बनी थी, तो आतिशी मारलेना बनी थी इससे पहले, ठीक है, आम आदमी पार्टी की थी। तो ये पूछा जा सकता है सवाल कि अभी तो ठीक है रेखा गुप्ता है, सबसे पहले जो है वो विमेन CM कौन बनी थी दिल्ली की, तो सुषमा स्वराज, ठीक है।
आगे चलते हैं। उसके बाद का इलेक्शन है भैया हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बारे में तो इन अक्टूबर 16 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। और उसके बाद सुरेंद्र कुमार चौधरी को ये डिप्टी सीएम बनाया गया था कि यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद हरियाणा का देखते हैं। तो हरियाणा का कहानी है कि नायाब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर जो है वो हरियाणा का बनाया गया है अक्टूबर 17 2024 को। ये भी एक रहा है न्यूज़ में, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, सीधा सीधी मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। कि कहानी ये था कि लेजिस्लेचर से बिल जो है वो पास हो गया, ठीक है सर, गया गवर्नर के पास, ठीक है, लेकिन गवर्नर को बिल पसंद नहीं आया तो इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया गया। हर एक चीज़ पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं पूरा लक्ष्मीकांत थ्रू माइंड मैप। तो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया तो लेजिस्लेचर से फिर जो है वो पास हो गया और फिर गवर्नर के पास आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि दोबारा रिकन्सिडरेशन करने के बाद जब जो है वो गवर्नर के पास जो है बिल आता है हाथ में, तो इसके पास कोई टाइम बॉन्ड नहीं था सर कि कब जो है ये गवर्नर जो है फिर से ये बिल को एसेंट देगा। जब तक बिल को एसेंट नहीं देगा तब तक तो वो बनेगा नहीं एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जो टाइम है ना कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, इसको आप बॉन्ड कीजिए और 1 महीना का टाइम आपके पास है अब, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, द गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन प्रॉम्प्टली, मस्ट डू सो विद इन 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ के अंदर में आप जो है वो डिसीजन लेकर भेजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं। महाकुंभ, ठीक है, प्रयागराज में हुआ। डेट ये जो है देखो बहुत दिन बाद आता है, ये 12 साल बाद आता है। तो ये जो है आपको डेट जो है ये बीपीएससी में पूछने का रिवाज है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है। डेट थोड़ा सा दिमाग में रखना। जनवरी 13 से फरवरी 26 तक, ठीक है। जनवरी से फरवरी तो आप पहुँच ही जाओगे, 13 से 26 पहुँच जाओ आप, ठीक है। दूना कर दो इसको, 13 दूना 26 हो गया। आगे चलते हैं। पुष पूर्णिमा के दिन वह 3 रिकॉर्ड बनाया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो देखते हैं क्या किया। पहला रिकॉर्ड था फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसमें 329 एम्प्लॉइज़ जो है वो साइमल्टेनियसली गंगा को क्लीनिंग कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा था। कितने एम्प्लॉयज़ के द्वारा? 329, ठीक है। साइमल्टेनियसली कैरिड और द गंगा क्लीनिंग कैंपेन एट द सेम टाइम। द सेकंड रिकॉर्ड 19,000 sanitation worker collectively cleaned 4 different zone of the महाकुंभ 2025 प्रयागराज फेयर एरिया simultaneously establishing a new world record। थर्ड क्या था? थर्ड का कहानी ये है कि रजिस्टर इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग, ठीक है। हैंड प्रिंट पेंटिंग क्रिएटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली कितना पर्सन? 10,109 पीपल एट महाकुंभ 2025। तो ये 3 रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था महाकुंभ के टाइम में। उसके बाद जो है कुंभ मेला का ये लोगों का क्या कहानी है कि अमृत कलश था, टेम्पल एंड इमेज ऑफ द लॉर्ड हनुमान। अब उसके बाद एक कुंभ वाणी भी चलाया गया था रेडियो में 103.5 इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी था। कहानी यही। अब 5 जो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो ऐड किया गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, ठीक है, असमीज और बंगाली, ठीक है। तो मराठी, अब इसको क्या ट्रिक है कि एमबीए करना है, किससे भैया? पाली से और प्राकृत से। तो एमबीए करना है आपको पाली से और प्राकृत से, ठीक है। यानी कि एमबीए करना है किससे? पीपी से, पाली से और प्राकृत से। M4 क्या हो गया? M4 हो गया मराठी, ठीक है, और B4 हो गया बंगाली, A4 हो गया आसामीज और प्राकृत और पाली से आपको एमबीए करना है। ये ट्रिक लगा लो, याद रखो, सवाल आएगा 100%। एक दो सवाल बनेगा। एक सवाल तो ये बनेगा कि कितना लैंग्वेज को जो है वो ऐड किया गया है, तो 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल बनेगा कि कौन कौन इसमें से है और कौन कौन नहीं है, तो भैया ये दूसरा सवाल बनेगा।
और जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज उसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, उड़िया। ये डेट दिया हुआ कब कब ऐड किया गया था। 2014 में लेटेस्ट था, इससे पहले और उसके बाद 5 और ऐड किया गया। टोटल हो गया है 6 और 5 11। उसको COP29 का कहानी देखते हैं। COP29 जो है रिसेंटली COP29 ऑफ द UNFCCC वाज कॉन्क्लूडेड इन बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में हुआ था। बाकू अजरबैजान में हुआ है। नवंबर इस एक्सटेंडेड दो दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकू अजरबैजान में COP29 हुआ था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक इसमें यह था कि रिड्यूसिंग मीथेन के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें इंडिया साइन नहीं किया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओवर 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग US, जर्मनी, UK, इन लोगों को किया जाता है साइन करने में। एंड UAE इंडोर्स द COP29 डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट। इंडिया नहीं साइन करेगा, कभी नहीं साइन करेगा ये सब चीज़ों पे। इन लोग तो अब डेवलप्ड हो गया यार। आगे चलता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट NH एस्टिमेट्स, अभी ये आप पढ़ लेना, ठीक है। लेडीज जस्टिस स्टैचू, ठीक है। लेडीज जस्टिस स्टैचू की क्या कहानी है ये। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अनवील्ड ए न्यू स्टैचू, ठीक है। लेडीज जस्टिस, ठीक है। री इमेजिनिंग द प्रीवियस इमेज, एक जो था उसको जो है वो रिप्लेस करके क्या लाया गया, लेडीज जस्टिस लाया गया। टिपिकली ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन, ठीक है, होल्डिंग अ सेट ऑफ स्केल्स इन वन हैंड एंड सोड इन द अदर हैंड। ये अनवील किया गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। डैट इज सिनोनिमस विथ लीगल प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। तो लेडी जस्टिस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान, तो ये भैया पर अभी जनजाति आया तो कहीं कहीं कोई और मिनिस्ट्री ना समझ जाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। PM स्वनिधि स्कीम, अब इसमें देखो क्या रैंकिंग है। परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसके बाद स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट प्रेज अवार्ड, PM स्वनिधि का फुल फॉर्म हो गया ये, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। स्मॉलेस्ट स्टेट में लद्दाख है, और हिली स्टेट में, और नॉर्थ ईस्ट कर लो या हिली कर लो तो आसाम जो है वो फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखना। लार्जेस्ट में हो गया मध्य प्रदेश, स्मॉल स्टेट UT में हो गया लद्दाख, और हिली और नॉर्थ ईस्ट में हो गया आसाम। जब MCQ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा मामला। लोकसभा इलेक्शन का ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, आपको याद ये रखना है कि सर ये एक ट्राइब था, इम्पोर्टेंट है ये, शोम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेटर निकोबार आइलैंड। तो ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो है वो ट्राइब रहता है, शोम्पेन ट्राइब। तो BPSC का ट्राइब वाला कहानी भी फेमस है सर। तो आप जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आप ट्राइब पढ़ के जाना आराम से, और इंटरनेशनल जो है वो जो ट्राइब है उसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड का ट्राइब और इंडिया का ट्राइब दोनों कंप्लीट करके जाना, एक सवाल मिल ही जाएगा आपको। तो ये एक सवाल बनेगा कि शोम्पेन ट्राइब कहाँ का भाई, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड का। पहली बार वो इसलिए हाईलाइट हो गया इन लोग क्योंकि पहली बार वोट किया था, कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन। जो लोकसभा की इलेक्शन हुआ था 2024 में, उसमें पहली बार ये लोग जो है वो वोट किया था। अब कहानी क्या है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग किया गया था लक्षद्वीप में लगभग 84.16%, और सबसे कम किया गया था बिहार में 56.19%। इसके बाद देखते हैं कि भैया एक है समाजवादी पार्टी जो है 3rd नंबर पे है। पहला नंबर पे तो BJP है ही, दूसरा नंबर पे इंडिया अलायंस है, कांग्रेस का भी सब ज़्यादा, उसके बाद सीट आया, उसके बाद SP का सीट आया, मतलब कि समाजवादी पार्टी का। एक रकीबुल हसन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी था, वो सबसे ज़्यादा वोट से जीता था, ठीक है। अब इतना अंदर तो BPSC पूछती नहीं है। अब इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, देखो ये बिहार से रिलेटेड है, आ जाएगा सवाल, राजगीर में किया गया है, ठीक है।
पीएम मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेटेड न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सवाल भी बन सकता है कि कौन इनोग्रेट किया गया था भाई, किन के द्वारा इनोग्रेट किया गया था या कौन किया था। तो और एक हो गया भैया कहाँ है, तो राजगीर में किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद इसके आर्किटेक्चर थे, अब इतना अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार नज़र देख लेना कि भैया इनके आर्किटेक्ट जो थे पद्म विभूषण बीबी जोशी ऑफ द वास्तुशिल्प संगठन, डिज़ाइन इको फ्रेंडली कैंपस, द बिल्डिंग प्रोमिसेस, ठीक है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस। अब ये उड़ीसा में ही कहानी है कि ये चलाया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान लेड द विकसित कृषि संकल्प अभियान ऑन 15 मई नेशनल कैंपेन, ठीक, ऑन में इतना फ्रॉम पुरी, यानी कि पुरी से शुरू हुआ था कहानी, ये चलाया गया है। क्या नाम है इसका, विकसित कृषि संकल्प अभियान। कहाँ से शुरू किया गया है, उड़ीसा से शुरू किया गया है। अब देखो, इन मोतिहारी बिहार द मिनिस्टर अनाउंसेस ₹6 करोड़ वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स एट द लोकल कृषि, ठीक है, विज्ञान केंद्र। कहाँ, मोतिहारी बिहार में 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, लोकल कृषि विज्ञान केंद्र को। द मिनिस्टर विजिटेड द ICR इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च सेंटर हैदराबाद तेलंगाना। ये सब सारा कहानी है। उसके बाद है केन बेटवा लिंक, हर साल पढ़ोगे केन बेटवा लिंक, केन बेटवा लिंक। आगे चलते हैं। लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, ये क्या, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द क्रूज भारत मिशन फ्रॉम द मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से किया गया था, मुंबई पोर्ट से किया गया, ये आप याद रखना, ठीक है। ये चलते हैं, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा नहीं। नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम, चेनाब रेल ब्रिज एंड द अदर की प्रोजेक्ट इन कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, चेनाब रेल ब्रिज के बारे में खास बात क्या है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है ये, ठीक है, ब्रिज है, सॉरी, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, नहीं सोने की वजह से ऐसे ही आवाज़ निकलेगा। उसके बाद 359 मीटर्स एबव द चेनाब रिवर। तो पहला सवाल बनेगा कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा रिवर पे बनाया गया है, तो चेनाब रिवर पे बनाया गया है, उसी से नाम ही है उसका, चेनाब रेल ब्रिज। एक सवाल यहाँ से बनेगा। उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी का इसमें कहानी दिया हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है अंजी रिवर। तो अंजी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, एक सवाल तो ये बनेगा। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कौन सा रिवर पे बनाया गया है, तो अंजी रिवर पे बनाया गया है। और ये किसका ट्रिब्यूटरी है भैया, चेनाब रिवर का। तो अंजी रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। तो ये याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंजी रिवर जो है वो चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक एंड द अदर प्रोजेक्ट, ये सब UPSC टाइप का हो गया कहानी। और ये भी चलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग श्रीनगर, ठीक है, माता वैष्णो देवी कटरा विद श्रीनगर। PM मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द श्री माता वैष्णो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इन कटरा। देखो, अब ये कहानी है कि NFSU और CFSL ये कहाँ चला जा रहा है, ये भैया कहाँ खोला गया है, तो एक तो खोला गया है रायपुर में और दूसरा खोला गया है छत्तीसगढ़ में। अब ये क्या है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और ये है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, L है लेबोरेटरी, ठीक है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और ये कहाँ, रायपुर में है। बस ये याद रखना आपको कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, और रायपुर में है, और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब सेंट्रल से C और C से छत्तीसगढ़ रिलेट कर लो, MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। C से छत्तीसगढ़ हो गया और C से सेंट्रल हो गया, यानी कि CFS और L आएगा, ठीक है, CFSL छत्तीसगढ़ में।
अमृत भारत स्टेशन स्कीम, उसके बाद वेब समिट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेब समिट 2025। अब इसमें क्या कहानी, क्यों सबमिट, क्योंकि इसमें ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो एक सवाल ये बनेगा कि ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी होता है भैया जहाँ पे इनोवेशन का काम होता है, जहाँ से इनोवेशन का कहानी है, जैसे ड्रामा इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब में कुछ इनोवेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को क्या कहेंगे, ऑरेंज इकोनॉमी कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑरेंज इकोनॉमी आएगा तो चल जाना ड्रामा वगैरह में, मूवी वगैरह, आर्ट वगैरह, मीडिया डिज़ाइन, फैशन, सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, ये सब इनोवेशन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इनोवेशन कर सकते हैं उसका जो इकोनॉमी है उसको कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी। तो वेब का फुल फॉर्म आ सकता है, याद रखना, ये सब फुल फॉर्म ये जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, तो याद रखना इसका क्या फुल फॉर्म है भैया। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेब, ठीक है। और वेब क्या होता है, ऑरेंज इकोनॉमी की कहानी है। ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव इकोनॉमी और इनोवेटिव इकोनॉमी। कहानी क्या है, इनकम्पासेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज रूटेड टू द क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आर्ट हो गया, मीडिया हो गया, डिज़ाइन हो गया, फैशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया। तो ये सब का जो इकोनॉमी है उसको कहेंगे ऑरेंज इकोनॉमी। ये कोई नया वर्ड जब भी इस तरीके का जब न्यूज़ में आता है तो सवाल आता है एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। नेशनल ज़ीरो मीजल्स और रूबेला, ठीक है, यानी कि MR की कहानी है। एलिमिनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है बाय द JP नड्डा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा ऑन अप्रैल 24, 2025 को वर्चुअली लॉन्च द नेशनल ज़ीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025 से 26, ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है, ठीक है, 24 से 30 अप्रैल। अब कहानी क्या है, कहानी यहाँ समझो कि अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2 डोजेज मीजल्स का और रूबेला का, ठीक है। अब मीजल्स के लिए जो है दिया जाएगा वो 9 से 12 महीने के लिए, और रूबेला को दिया जाएगा 16 से 24 महीने के लिए, ठीक है। मीजल्स के लिए 9 से 12 महीना और रूबेला के लिए 16 से 24 महीना। आगे चलते हैं, काशी तमिल संगम। अब देखो काशी तमिल संगम से क्या ही एग्जाम में सवाल बनेगा, सवाल यही बन जाएगा कि भाई ये कल्चरल फेस्टिवल है, कहीं ये कुछ संगम लिटरेचर वगैरह के बारे में ना समझ लो। उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडिसेस है, तो रिपोर्ट एंड इंडिसेस का कहानी बहुत ही लंबा चौड़ा है। देखते हैं क्या क्या कहानी है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो PGI, ये स्कूल एजुकेशन जो है स्टेट में कैसा है उसको जो उस स्टेट को उस हिसाब से जो है रैंकिंग दिया जाता है, किसमें, PGI के अंदर। तो सबसे बेटर जो रैंकिंग दिया गया है वो दिया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर 703 पॉइंट है, ठीक है। और सबसे जो है लोवेस्ट रैंकिंग है मेघालय का, ठीक है, द लोवेस्ट स्कोर 417 पॉइंट। और बिहार और तेलंगाना को मोस्ट प्रोग्रेस इन एक्सेस दिया गया, स्पेशली एमंग द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, इम्प्रूविंग इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ये सब स्कूल में बढ़ा है इनरोलमेंट वगैरह बिहार और तेलंगाना के एरिया में, ठीक है। तो ये था PGI के बारे में। आगे चलते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की क्या कहानी है, किसको क्या रैंक मिला। कर्नाटका देखो नंबर 1 पे है, BPSC में सवाल पूछा हुआ है, ये उस वक्त भी कर्नाटका था और अभी भी कर्नाटका ही है जब वो आंसर था, ठीक है, कर्नाटका था। ओनली स्टेट टू मीट कोटा इन बोथ पुलिस एंड जुडिशियरी, ठीक है। उसके बाद है दूसरा में आंध्र प्रदेश और तीसरा में है तेलंगाना। वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस इन पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी में कौन है फर्स्ट, 18 में लास्ट वेस्ट बंगाल, 17 में है उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट वेस्ट बंगाल। मतलब कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी में इसका वेस्ट बंगाल का। और टॉप परफॉर्मर एमंग ऑल स्टेट रैंक 1 है सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश और यही। मतलब परफॉर्मेंस सवाल पूछा जाएगा कर्नाटक वाला से, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर इन पुलिसिंग एंड जस्टिस, सबसे बेस्ट कहाँ है, कर्नाटक में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। कभी कर्नाटक में कभी महाराष्ट्र, यही चलते रहता है, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन एस्टिमेशन
ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। तो ये 100% मान के चलो कि सवाल आना है, 110% भी कह लो तो गलत नहीं है। ये सवाल आएगा कि पहली बार जो है डॉल्फिन को काउंट किया गया है, ये सब पढ़ लेना, मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। गंगा, ठीक है, मेन स्ट्रीम में डॉल्फिन इतना मिलता है, गंगा ट्रिब्यूटरीज में इतना डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्र में इतना थी, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज में इतना, ब्यास में इतना, ये सब डॉल्फिन का काउंटिंग दिया हुआ। यहाँ मेन मुद्दा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ गंजेटिक डॉल्फिन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है। टॉप 3 हो गया, ठीक है, कौन कौन, यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार दूसरे नंबर पे है काउंटिंग में, ये भी याद रखो, नंबर में, यानी कि गंजेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है 2397, और फॉलोड बाय बिहार 2220, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 815। लेकिन यही अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है। तो डेंसिटी का हॉट स्पॉट हाई डॉल्फिन डेंसिटी में अगर बिहार का जो 1.62 डॉल्फिन पर किलोमीटर मिलेगा, सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग ज़्यादा है, लेकिन बिहार में डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। पर किलोमीटर जो है वो 1.62 डॉल्फिन मिलता है, और यहाँ पे पर किलोमीटर में 0.62 डॉल्फिन ही मिल रहा है, ठीक है। तो बिहार नंबर 1 पे है डॉल्फिन के डेंसिटी में। चौसा मणिहार स्ट्रेच बिहार में है, जो है यहाँ पे ज़्यादा डॉल्फिन मिलता है, 2.20 पर किलोमीटर डॉल्फिन मिलता है ये वाले एरिया में। मणिहारी बिहार टू राजमहल झारखंड में 2.75, देखो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। हाई डॉल्फिन अक्रेंस इन बिहार एट्रीब्यूटेड टू डीपर रिवर चैनल। अब देखो बिहार एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, बिहार रैंक हाईएस्ट एट 1.56%, फॉलोड बाय द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद तेलंगाना। कि इसका कौन सा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है कि भैया एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कौन कितने एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो बिहार जो है वो हायर नंबर पे है, हाईएस्ट नंबर पे है, ठीक है, रैंकिंग हाईएस्ट 1.6% को लेके, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो, 2023 का लेटेस्ट वाला डेटा, इससे पहले 2021 का आया था। हर एक 2 साल में आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। बिहार वाला भी हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट कवर मैपिंग, ये कहानी, ये तो सिंपल सी बात है भाई, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी आप समझ लो ऐसे, ये सब कैनोपी हो गया। तो कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 70% हो तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% हो। ओपन ओपन फॉरेस्ट क्या हो गया, कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% हो। कहानी है मेन डेटा की। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देखो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना, 25.17%, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना, 25.17% याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टॉप 3, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है फॉरेस्ट का, तो मध्य प्रदेश शुरू से ही बन रहा है। देखो याद कर लो मैगी, बार बार यही याद रहेगा आपको, क्योंकि हर बार जो मैक्सिमम टाइम ये जो टॉप 3 में इन्हीं लोग रहता है, ठीक है। मध्य 2 साल में कितना चेंज हो जाएगा खुद सोचो। मैक याद रखो, मैक मीन्स मध्य प्रदेश हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। और जोग्राफिकल एरिया की अगर बात करें तो लक्षद्वीप जो है पहला नंबर पे है, उसके बाद है मिज़ोरम, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये था परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे भी एक चार्ट दिया हुआ है कि टॉप 3 बाई एरिया में मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़। उसके बाद फॉरेस्ट कवर का ये हो गया। उसके बाद टॉप 3 स्टेट बाई परसेंटेज, तो परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो लक्षद्वीप, मिज़ोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप, मिज़ोरम, LMA। एक कहानी यहाँ पे कि भाई मैक्सिमम इंक्रीज कौन से स्टेट में हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद राजस्थान में, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद यूपी में इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद राजस्थान में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट का है। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ, आप सोचो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, एमपी में। तो डिक्रीज़ होगा भी कहाँ, एमपी में ही। उल्टा ना सोचना, एमपी में ही सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, उसके बाद कर्नाटका में डिक्रीज़ होगा, उसके बाद लद्दाख में होगा, उसके बाद नागालैंड में होगा। अब एक कहानी है कि द मैक्सिमम ट्री कवर, सबसे ज़्यादा ट्री कवर कौन सा एरिया में है, तो कौन सा स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो ये डेटा था, आप याद रखना। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में मिलता है। ठीक है, ठीक है, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ये पूरा एरिया मैंग्रोव वाला है कहानी। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे गुजरात है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भैया ग्रीवेंस रिड्यूसल असेसमेंट एंड इंडेक्स में ये एक कहानी है कि देखिए सर, सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोची है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भुवनेश्वर है। ठीक है, सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन हो जाएगा, श्रीनगर। तो सिटी विद द बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड कितना याद करोगे, चंडीगढ़। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखो इंपॉर्टेंट है, इंडिया को जो है 79 रैंक मिला है। इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ठीक है, इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अ वाशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक ऑन अक्टूबर 2024। ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी, ये सब हमेशा आगे ही होगा रूल ऑफ लॉ में। सबसे बेहतरीन, सबसे नंबर 1 पे कौन है, डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद जर्मनी। इस टू टॉप 5 प्लेसेस। ठीक है, और इंडिया का कितना रैंक मिला है, 79, सबसे ऊपर डेनमार्क, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। तो अब वाटर अवार्ड जो सीधा सीधी देखते हैं हम लोग चार्ट में, कहानी किया है। 5th नेशनल वाटर अवार्ड मिला 2023 का। पहला नंबर पे उड़ीसा है, पहला नंबर वाले तो कम से कम याद रखो, इतना डेटा हो जाएगा दिमाग में, मगअप हो जाएगा। उड़ीसा याद रखो, वाटर H2O उड़ीसा। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक बन गया। आगे चलते हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है वो जोन वाइज किया गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, धलाई त्रिपुरा में। नॉर्थ ईस्ट इसलिए इसमें हाईलाइट किए क्योंकि बिहार ही नॉर्थ ईस्ट में, तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का पूछ दे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का ना पूछेगा, क्या पूछ देगा, स्टेट का पूछेगा। ज़्यादातर चांस तो उधर ही है, इससे कितना डिफिकल्ट सवाल बनाएगा। बेस्ट विलेज पंचायत, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पल्लम पारा। ठीक है, फर्स्ट रैंक लाया बेस्ट विलेज वाटर अवार्ड जो दिया गया उसमें पल्लम पारा को पहला रैंक मिला है। तिरुवनंतपुरम केरला में है ये। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2019 में ये किया गया था। कहानी देखो, सूरत गुजरात कैटेगरी 1 में सूरत गुजरात को मिला है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट जो है फर्स्ट नंबर पे कौन है, सूरत गुजरात है। बस एक ही याद रखो, काफ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या कहानी है, 2023 से 24 वाला रिपोर्ट आया है, उसमें ये कहा गया कि भैया सबसे बेहतरीन जो काम किया है वो उत्तराखंड किया है। स्कोर कितना किया है, 79। उसके बाद केरला किया है 79। ठीक है, उत्तराखंड को इसलिए पहले लिखा गया है क्योंकि इसका जो है डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस +7 डिफरेंस है, यानी कि 7 स्कोर से आगे काम किया है ये। ठीक है, तो उत्तराखंड और केरला दोनों जो है 79 स्कोर मिला है। ठीक है, बिहार को सबसे कम मिला है, लोवेस्ट 3 में बिहार को देखो 57 मिला है। उससे ज़्यादा थोड़ा सा झारखंड का है 62, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एक ज़्यादा किसका, नागालैंड का, लेकिन सबसे कम किसका है, बिहार का है। ठीक है, रैंकिंग में SDG में याद रखना सबसे कम बिहार का है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है,
उत्तराखंड और केरला को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी वगैरह को रैंकिंग दिया जाता है, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2024 का आया है, जिसमें ये कहा गया कि भैया ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल टॉप 1 में कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है वो नंबर 1 पे है, तमिलनाडु चेन्नई में, ठीक है, पहला रैंक लाया है। टॉप यूनिवर्सिटी में हमेशा वही रहता है भैया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, कोई पछाड़ नहीं रहा इसको, बेंगलुरु कर्नाटका नंबर 1 पे। पब्लिक यूनिवर्सिटी में बात करें तो अन्ना यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। सवाल बनेगा, याद रखना, ठीक है, NIRF का रैंकिंग जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ओवरऑल में नंबर 1 पे है। यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, पहले कई बार पूछा गया है ये, ठीक है, बेंगलुरु नंबर 1 पे है। और अगर हम बात कर देंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो अन्ना यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। इंडिया रैंकिंग 2024 टॉप कॉलेजेस, देखो हिंदू कॉलेज तीनों दिल्ली में, ये देखो हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज 1 2 3 रैंक तीनों कहाँ है भैया, दिल्ली में है। ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 1 पे है, उसके बाद स्पेन, उसके बाद जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये है रैंकिंग। इंडिया को जो है वो 39 पोजीशन मिला है, और लेकिन 2021 में कितना था, 54 पोजीशन, और 39 पोजीशन पे पहुंच गया है इंडिया, स्कोरिंग 4.25, ठीक है। वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, 2026 का रैंकिंग वाला कंप्लीट करने के बाद इसको जो है वो सम अप कर लेंगे हम लोग। इंडिया हैज़ अचीव, अब देखो इसमें जो है 54 इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया का इसमें इंक्लूड किया गया है, 54 इंस्टीट्यूशन इंडिया का, ठीक है। अब देखो जो 1 से लेके अगर रैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो 123 नंबर पे इंडिया का आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA का, ठीक है। इंपीरियल कॉलेज लंदन का UK का है। स्टैनफोर्ड 3rd नंबर पे है USA में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड देखो UK में है, 4 नंबर पे पहुंचा दिया इसको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5 नंबर पे USA में। आगे चलते हैं, अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जो है वो सम अप करते हैं अपनी कहानी को। ये तो भैया नेशनल करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, 2 पार्ट में पढ़ लेंगे, पार्ट 1 यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, पार्ट 2 में इसके आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है पढ़ने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो भी MCQ बनेगा, ठीक है, इस मैगजीन इससे, ठीक है, जो भी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो सारा MCQ भी कंप्लीट कर लेंगे, अलग से लाएंगे, इसमें बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे पढ़ दोगे, ठीक है, PDF रहेगा तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट भी तो आप चैनल को जो है शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।